तैयार कर लीजिएगा। क्या कहा हाँ, तो पहले आए पिछली बार ये पहले हम लोग भी किए थे। आप 3 लोग पहचान नहीं। वर्णमाला पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। हमने कहा था कि वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो आप स्वर देख लीजिए। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, इ, उ, और ये आई ओ। ठीक है, हम इसको यही तक लिख लेते हैं सिर्फ। आपको देखना ही रहेगा। पहली बात तो आपसे परीक्षा में कोई उच्चारण पूछेगा नहीं, हालांकि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम उच्चारण करना है तो उच्चारण किस प्रकार से करेंगे हम लोग, क्योंकि उच्चारण करने से आपको इसका उच्चारण स्थान पता चल जाएगा। परीक्षा में ऐसा सवाल आ सकता है, कहीं की कोई भी परीक्षा अगर आप दे सकते हैं, यहाँ आप जो ये तैयारी कर रहे हैं आरो और यारो की, यहाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आरो यारो। बाकी आप जो भी तैयारी करेंगे, जो भी परीक्षा देंगे, जैसे बैंक पीओ ले लीजिए, बैंक क्लर्क ले लीजिए, जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सोचिए कि आप मान लीजिए कुछ ना कर पाए। जब कोई कुछ नहीं कर पाता तो फिर बीएड की सोच लेता है। पहला एम बच्चे का इंटर पास करने के बाद आईएएस पीसीएस रहता है, तो उसके बाद जब नहीं हो पाता है तो फिर वो बीएड करता है। जब 30-35 की उम्र का हो जाता है तो बीएड कर लेता है। फिर बीएड के बाद में अगला अपना टीचिंग लाइन में चला जाता है, तब आपको ये सब काम आएगा। और ये सब पहले से आप बचपन से पढ़ रखे हो, ऐसा कुछ नहीं जो आपने पढ़ा नहीं है। जो भी आप हिंदी में पढ़ेंगे, जो भी आपसे पूछा जाएगा, वो सब आपने बचपन में पढ़ रखा है। बस है क्या कि कुछ रूल्स वहाँ नहीं बता पाए टीचर्स, और कुछ रूल्स जो बताए गए वो आप भूल गए या आपने उस पर ध्यान दिया नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। और कुछ बच्चे तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि चलो ठीक है तो अंग्रेजी में पास करना है, हिंदी तो इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी पता नहीं कहाँ डाली थी। कुछ लोग तो ऑप्शन ले लेते हैं, जब इंटर में आ जाते हैं तो ऑप्शन जब हो जाता है तो वहाँ पर कंप्यूटर लेते हैं, हिंदी छोड़ देते हैं, कंप्यूटर लेंगे और कंप्यूटर में 99 100 नंबर पा जाते हैं। एक दिन नहीं किए। हालांकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने पहल की है 100 में 100 देने की, वो अलग बात है। इनका उच्चारण होता है अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ। ए, आए, वो आओ नहीं होता। ए, ऐ, ओ, औ। क्योंकि इनकी मात्रा तभी आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे जब आप स्वर सही तरीके से बोल पा रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपकी मात्रा है, ये किसकी मात्रा होती है? एक की होती है ना। हाँ, तो इसको जब आप पढ़ना जान जाएंगे तो आप शब्द को भी पढ़ लेंगे। बोलिए, जब आप इसको पढ़ना जान जाएंगे, क्या लिखा है? अब बहुत से लोग हिंदी टीचर भी गति पढ़ते हैं, मति को मति पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको इसका उच्चारण नहीं आता है। ई और ई में अंतर नहीं कर पाते हैं, उ और ऊ में अंतर नहीं कर पाते हैं। उ और ऊ का जो है, यहाँ एक और फैक्टर आ जाता है। हमने आप लोगों को समझाया था पिछली क्लास में, पिछले वर्ष की बात है। ये जो र होता है, तो र के साथ इनकी मात्रा में अंतर आ जाता है। कैसे लगाएंगे? रा के साथ मान लीजिए कि हम ऊ की मात्रा लगा रहे हैं, तो कहाँ लगाएंगे मात्रा? रा के यहाँ बीच में लगती है मात्रा। अब इसकी मात्रा ऐसे होती है और इसकी मात्रा ऐसे होती है ना, तो अब ये मात्रा लगाएंगे या ये लगाएंगे? तो जाहिर ये लगाएंगे। तो ये वाली कहाँ लगाएंगे? इधर को लगाएंगे। अब इसमें क्या है, इसको एकदम से भूल जाते हैं।
रा के साथ जब ये मात्रा लगेगी तो ये इस तरीके से मात्रा लगेगी। अगर ऐसी है तो ह्रस्व ऊ की है, और अगर यहीं पर थोड़ा गोल हो जा रहा है तो दीर्घ ऊ हो गया। आप समझिएगा इस पर। बहुत से लोग हैं जो इन मात्राओं में गलती कर देते हैं। अब यही आपकी वर्तनी संबंधित त्रुटि जो आपके सिलेबस में रहेगा, आरओ के सिलेबस में है वर्तनी संबंधित त्रुटि। आप कहोगे सर हमको ये वर्णमाला पढ़ा के क्या सिखाना चाहते हैं आप? तो वर्णमाला सिखा के हम आपको यही सिखाना चाहते हैं, वर्णमाला पढ़ा करके कि ये गलती आपसे ना होने पाए। रूप का रू रहे और रू का रू रहे। जहां रू लिखना है, रूप लिखना है तो रूप में आप इसको प्रयोग करेंगे, लेकिन जहां रुपया लिखना है ना, जहां गुरु लिखना है तो गुरु में गा में तो चोटों की मात्रा ठीक सब जानते हैं, ह्रस्व रहेगा। लेकिन रा में ह्रस्व है, और ह्रस्व की मात्रा कैसी? ह्रस्व तो सब कह लेंगे, ठीक है गुरु है, सब बोलते हैं, गुरु बोलते भी हैं, लेकिन लिखते गुरु हैं। बोल तो गुरु देंगे, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लिखना होगा तो बहुत से बच्चे ऐसा लिखते हैं, बहुत से बच्चे बस मास्टर ऐसा लिखते हैं, बच्चों को छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ आपकी गलती रहती है, ये आपकी त्रुटि होगी, ये गलती है, ऐसा आपको सुधारना है। इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। वर्णमाला में और स्वर होते कितने हैं, इनको इसीलिए एक साथ में लिख देते हैं। कितने होते हैं? कहीं 13 होते हैं, 13 कहीं भी नहीं होते हैं। 13 वाला बिल्कुल भूल जाइए, 13 कहीं नहीं होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है। तो अयोग भाव होते हैं, क्या होते हैं? अयोग भाव। अब ये अयोग भाव होते क्या हैं, कौन कौन होते हैं, आप ये देख लीजिए। तो अंग और आ होते हैं, दो होते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये बिंदु एक्स्ट्रा है, बाकी तो आ है कि नहीं? अगर हम आ को हटा दें तो क्या बचेगा? सिर्फ बिंदु बचेगा। इस आ को हटाएंगे तो सिर्फ दो बिंदु ऊपर नीचे के बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा। इनकी अवकाश सिर्फ इतनी है, तो ना तो इनको स्वरों में गिना जाता है और ना ही इनको व्यंजनों में गिना जाता है। ना ये स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं। अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखें तो व्यंजन हो जाते हैं, दो दृष्टियां होती हैं। उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे तो व्यंजन हो जाएंगे, और लिखने की दृष्टि से देखें तो लिखे स्वरों के साथ जाते हैं। लिखे स्वरों के साथ जाते हैं, पढ़े व्यंजनों के साथ जाते हैं, प्रयोग व्यंजनों के साथ किए जाते हैं। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूं, इनका प्रयोग हमेशा स्वर के बाद होता है, लिख लीजिएगा। हमेशा स्वर के बाद प्रयोग होता है। बस समझे कि नहीं? ऐसे आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। ओरल लिखने की कोई विशेष तो जरूरत ही ना पड़ेगा, लेकिन हम लिखेंगे नहीं तो फिर नोट काहे का बनाएंगे? हर चीज जबानी याद नहीं रह सकती। आज हम ये पढ़ा रहे हैं, आपको लगेगा कि एकदम समझ में आ गया, कल आप फिर भूल जाएंगे। लिखा रहेगा तो समय आने पर आप उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्वर के बाद। होते व्यंजन के साथ हैं, आपको दिखेंगे व्यंजन के साथ। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है तो किसके साथ लगा है? व्यंजन के साथ। व्यंजन का है ना, तो आपको लगेगा कि व्यंजन के साथ है प्रयोग, लेकिन स्वर के बाद प्रयोग किया जाता है। इसको आप देखिएगा। ये इतना है, समझिएगा। क बोलेंगे तो का बोलते समय आपको आ की ध्वनि लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको अनुस्वार लगाना है, कम। समझिए, सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? ठीक है। ये जब कभी भी प्रयोग किए जाते हैं तो पंचमाक्षर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किसके? अब पंचमाक्षर क्या है आप समझिए। प्रत्येक वर्ग का व्यंजन में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, व्यंजन में व्यंजन के 3 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? उस दिन बताए थे। हाँ, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। 3 भागों में बांटा गया है व्यंजनों को मुख्य रूप से। कितने भागों में? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों में बांटा गया है। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25।
5 इंटू 5 इक्वल टू 25। 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। तो उन 5 वर्गों में जो 5 वर्ण होते हैं उनका 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है, उसी को अनुनासिक कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक कहलाता है और उसी को पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो ये प्रयोग किया जाता है पंचमाक्षर के लिए। अब इसका रूप होगा क्या? क्या ये बिंदु रहेगा या कोई और रूप बदलेगा, संधि पर निर्भर करता है। इसके बाद आने वाले वर्ण के आधार पर इसका रूप परिवर्तन हो जाता है व्याकरणिक दृष्टि से, ये ध्यान रखना है आपको। ये आपकी वर्तनी का विषय आप समझ लीजिए, वर्तनी का विषय समझ आपको आपका क्लियर हो रहा है, वर्तनी त्रुटि वाला। इसको कहा गया व्याकरणिक दृष्टि से कैसे लिखा जाएगा या इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा। 4 विकल्प दे देगा, तो विकल्प आप ले लीजिए। मान लो कि आपका जो ए विकल्प है वो है कंच रहेगा, बी विकल्प कहता है ऐसा कंच रहेगा, सी विकल्प कहता है ऐसा कंच रहेगा और डी विकल्प कहता है ऐसा कंच रहेगा। क्या बने? अब इस चीज को सिर्फ यही नहीं, सिर्फ कंच के साथ नहीं, बाकी सबके साथ कोई भी वर्ण यहां पर आए तो ये अनुस्वार जो होता है इसके अनुसार अपना रूप बदलेगा, इसके अनुसार अपना रूप बदलेगा। इसकी पहचान कैसे करेंगे आप बिल्कुल चुटकियों में समझ लीजिए इस बात को। पीछे आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, आप लीजिए पीछे आने वाला वर्ण या बाद में अनुस्वार के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। ये लिखिए। और अनुस्वार होता है कितना बेटा? आधा। कितना होता है? इनकी औकात आधी है, पूरी नहीं। आप देख लीजिए ना, ये पूरा है, ये नहीं पूरा होते तो आ के साथ थोड़ी लिखे जाते। सर बोल दीजिए अनुस्वार के बाद आने वाला। अनुस्वार के बाद आने वाले वर्ण के अनुसार अनुस्वार अपना रूप बदलता है और उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। अनुस्वार के बाद आने वाले वर्ण के अनुसार ही, अनुस्वार के बाद आने वाले वर्ण के अनुसार ही आपको यहाँ लिखवाए दे रहे हैं। जो वर्तनी पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको विधिवत रूल्स के लिखवाएंगे। ये उसका एक फैक्टर है, यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि अंग और आह को समझ पाए आप। हाँ, अनुसार ही अपना रूप बदलता है और उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। आप समझिएगा, ये पंचमाक्षर होता है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ये है का, अब इनके बाद हम कुछ भी लिख लेते हैं, कोई भी वर्ण लिख लो इनमें से, इसमें से कोई भी ले लो। मान लो ये ले लेते हैं, ठीक है, ये क है यहाँ पर और प्लस में क्या था ना, मान लो ले लेते हैं हम और फिर यहाँ ले लेते हैं 4। आप ऐसे समझिएगा, तो ये तो अपना आगे निकल गए 120 की स्पीड में, और पीछे पीछे ये पूरा रहे ना तो अपना चले गए। इनकी पहिया पंचर हो गई थी, लगड़े थे, टपक टपक के चल रहे थे, है कि नहीं? ऐसे तो दौड़ पाएंगे ये किसी के पीछे? नहीं दौड़ पाएंगे। पीछे से ये 120 की स्पीड हम चले आ रहे थे, इनकी दोस्ती हो गई, व्यवहार हुआ, मिले एक साथ बैठे, चाय वाय पिए, बीड़ी सिगरेट हुआ, पिज्जा बर्गर खाए। मानते हैं नहीं मानते? दोस्ती होगी तो जो व्यक्ति जैसा कर रहा होगा दूसरा वैसा करने लगता है। अच्छा, निर्भर कौन किस पे हो जाता है? आप समझिए, जो कमजोर रहता है वो सबल वाले पे निर्भर हो जाता है। ये बात आप लौकिक रूप से समझ लीजिए, व्यवहारिक रूप में आप इस बात को समझ लीजिए। आप किसी से दोस्ती करेंगे जो अगर वो आपसे ज्यादा प्रबल है तो आपको उसके अनुसार काम करना पड़ेगा और सारी बातें आप उससे सीख लेंगे। तो गांव का आदमी बच्चा बाहर आता है नया नया, हॉस्टल में रुकने लग जाता है, 2-4 दोस्तों से बात ऐसे दोस्ती रहती है, लोगों से दोस्ती तो बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि उम्र ऐसी होती है जब हॉस्टल में रुकने आता है, अनुभवी होता नहीं है। दोस्ती हो गई, अब जैसा वो कर रहा होगा उसी के अनुसार उसको सारी चीजें सिखाएगा। पता चला गुटखा खा रहा होगा तो गुटखा खिलाने लग जाएगा, और नहीं खाएगा तो चलो अच्छा एक दाना डाल, देखो एक दाना डाल लिया, फिर अगले दिन जो है पूड़िया पूरी फाँकेंगे, है कि नहीं? तो ये अपने जैसा इसको बना दिया, कहाँ ले गए?
अपना दारू पीता था, इसको ले गया अपने अड्डे पे, कहाँ, वो अपनी कंपनी में लेके चला गया, चवर्ग में, इच्छा है ना, तो चवर्ग में लेके चला गया। इन्हों बेचारों चले गए पीछे पीछे चवर्ग में, लेकिन अब सीट इनकी जो निर्धारित है वही सीट अब तो बैठेंगे। सीट कौन नंबर की है? आधे वाली। 5वें नंबर की। आधे तो ही लंगड़े तो है ही हैं, लेकिन सीटें इनकी फिक्स है। आप देखिए ना, इनकी सीट फिक्स है। तो ये जब चवर्ग में जाएंगे, उसके घर जाएंगे, उसकी टोली में जाएंगे, तो इनकी सीट बेड कहाँ लगेगी? 5वें नंबर पे लगेगी। अब चवर्ग में चले जाओ, 5वें नंबर पे कौन सी बेड मिलेगी इनको? ये देखिए यहाँ ऐसा रूप बना के बैठेंगे, आइच गुड़ की, है ना, सिर घुमा घुमा के ऐसे दुबक के, तो ऐसे बन जाएंगे। अब ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि इनकी जगह पर यहाँ पर ड हो जाता, तब ये ना का क्या हो जाता? आधैया हो जाता है, तो ये ना बनेगा ना, ये वाला ना बनता है लास्ट में, लेकिन टांग काट दो, ठीक है, क्या बचा? यही आ जाएगा, तो कंड हो जाएगा। इसलिए जब कांड कहीं लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? ये कांड सही होता है, ठीक है। इसीलिए बहुत से लोग गलत लिख देते हैं, क्या खंड लग रहा है, तो कैसे लिखते हैं? ऐसे कांड में भी ऊपर अनुमिति लगा देते हैं ना। हाँ, लगा देते हैं। अब ये आपका जो तरीका है ऐसे लिख दिए, ये कि गलत तरीका है। परीक्षा में जब आपसे पूछेगा तो आपसे शुद्ध तरीका पूछेगा, व्याकरणिक नियम पूछेगा, तो व्याकरणिक नियम से वो सही है, आप समझिएगा इस बात, ठीक है। चलिए, और ये विसर्ग का क्या होता है? विसर्ग भी स्वर के बाद ही लगता है। आपको मैं बता रहा था कि स्वर के बाद अनुस्वर और विसर्ग का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखना है। कोई व्यंजन रहेगा, उसमें स्वर लगेगा, उसके बाद इसका प्रयोग होगा। आप देखें तो ऐसे पाएंगे, जैसे यहाँ जब आता है या में आ जाता है, ऐसे कर लीजिए, तो इसका प्रयोग सबसे लास्ट में होगा। व्यंजन के बाद स्वर होगा, क्योंकि व्यंजन अपूर्ण होता है, ये ध्यान रखिएगा। व्यंजन अपने आप में पूरा नहीं होता, आधा होता है, उसको पूरा करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। अब हम अगर स्वर को अपने अनुसार प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें मात्रा बदल लेंगे। वैसे तो आ होता है, जब हम उसको अपने अनुसार प्रयोग करते हैं, सार्थक रूप में प्रयोग करते हैं, तो उस पर अपने हिसाब से मात्रा भी लगा लेते हैं, ठीक है। मैं करना था, माँ को मैं करना था, तो एक ही मात्रा उसके साथ प्रयोग कर लिए, तो एक ही मात्रा के बाद हम नासिका का प्रयोग कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, ये चंद्रबिंदु वाले का प्रयोग हुआ, याद रखिए, क्योंकि इसका प्रयोग जब ऊपर कोई मात्रा होती, शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा रहे, ऐसी वाली मात्रा हो या ऐसी वाली मात्रा हो, कोई भी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर है, तो ये वाला जो होता है अपना रूप बदल करके इस रूप में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पंचमाक्षर नहीं मानेंगे, यहाँ नासिक हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ध्वनि निकलेगी, लेकिन कहाँ से? नाक से। नासिका से निकलेगी। ये ध्वनि, इस ध्वनि का उच्चारण करना है सिर्फ नासिका से। हमने आप लोगों को बताया था कि ये किसका साइन होता है? चंद्रबिंदु का। बताए थे ना, पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे कि कुछ लोग जो है ऐसे बाबू सोना को सुबह सुबह शाम शाम भेजते रहते हैं, नहीं भेजते हैं? हैप्पी वाला, हाँ, जो भी रहता है तो ये कान लगा दो तो हमारा टड्डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर हम थोड़ा ये बिंदु बढ़ा देते हैं इस जगह पे, तो ये किसका साइन हो जाएगा? ये तो मुंह हो गया, ये आंखें हो गई, और ये छोटा सा साइन किसका है? नाक का है ना, है ना। तो ये क्या कहता है? ये वाला साइन आप देखो बिल्कुल सेम लगेगा, नहीं लगेगा? बताओ मैच कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं किसी परिभाषा को याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा है खेल खेल में समझो इस बात को कि मुंह के ऊपर नाक है, तो कहता है मुंह से बोलो, लेकिन साथ ही साथ क्या करो? यही आवाज मुंह की जगह नाक से निकाल दो, बस इतना करना है आपको, कोई डबल नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई भारीपन नहीं लाना है। तो मान लीजिए का के ऊपर ऐसे लगाना था, तो का के ऊपर लगा दिए। अब का कैसे बोला जाएगा? आप समझिए, का कैसे बोला जाएगा? अब इसके कहने मतलब जब ये चीज लग जाता है तो कहता है ये मुंह, तो मुंह है, ये है। आपको ये आवाज मुंह के उच्चारण स्थान से निकालने के साथ साथ नासिका से भी निकालनी है, प्लस में नाक भी जोड़ लो, यहाँ कोई मात्रा की वृद्धि नहीं होती है,
यहाँ किसी मात्रा की वृद्धि नहीं होती और ना ही कोई दूसरा व्यंजन आता है यहाँ पर, ये भी बात समझिएगा। इसमें ये अगर लिखा हो इनमें दोनों में अंतर होता है, यहाँ दूसरा व्यंजन आ जाता है लेकिन यहाँ दूसरा व्यंजन नहीं आ सकता है। इसके बाद जो भी लगेगा, जो भी व्यंजन लगेगा वो अपना व्यंजन स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा, खा लिख दो चाहे जो भी लिख दो, जो आपको लिखना हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस बात का साइन होता है कि आपको इस नीचे वाली ध्वनि को इसके उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी निकालना है। बस बात समझना, इसके उच्चारण स्थान के साथ साथ इसका जो उच्चारण स्थान हो, जहां से उच्चरित होता हो वहां से पहले उच्चरित करो, फिर जब ध्वनि बाहर निकालनी हो तब नासिका से ध्वनि बाहर निकाल दो, मुंह से ना निकालो, ऐसा कहा गया है। कम ठीक है, समझ में आ गई बात। आंख तो आंख नहीं होता है, आंख होता है। आपको आंख कर लेंगे, छोटा बड़ा याद है सबको? नो सर, नहीं याद? याद करो, नहीं याद कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा काम। कितने लोगों को आपको याद है छोटा बड़ा? आपको ये भी सुनिए, इसकी हा जैसी ध्वनि होती है, ठीक है। अगर इसको पढ़ेंगे अ, तो अ से आ निकाल दे तो कितना बचता है? हा बचता है। कहने मतलब कि जिस किसी के साथ लगेगा उसके साथ हा की ध्वनि जुड़ जाती है, जिस किसी के भी साथ लगेगा उसके साथ हा की ध्वनि जुड़ जाती है और एक मात्रा की वृद्धि कर देता है। जब हम आपको छंद पढ़ाएंगे तो वहां पर इसका पूछेंगे, आपसे सवाल करेंगे, इसमें भी मात्रा बढ़ेगी, इसमें भी मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। ये ह्रस्व की बजाय क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। ह्रस्व की बजाय क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं, ध्यान रखना है। तो स्वरों का वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं हम, पहले व्यंजन देख लेते हैं फिर हम स्वरों के वर्गीकरण पर बात करेंगे, ठीक है। स्वरों के 3 भेद होते हैं, हमने आपको बताया था। कौन कौन से? जो हम साधारण बात में साधारण चर्चा करते हैं, स्वर कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जब हम वर्गीकरण करते हैं तो 6 भागों में डिवाइड कर देते हैं, लिखवा था पिछली बार आप लोगों को, ठीक है। चलिए अभी हम व्यंजन कर लेते हैं। व्यंजन, तो व्यंजन में सबसे पहला हम लिख लेते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या लिखेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? क, च, ट, त, प। क्या है? हाँ, कचटतप याद रखिए। क्या याद रखेंगे? कचटतप। कचटतप याद रखिए। क, च, ट, त और प याद रखिए। क्या याद रखेंगे? कचटतप। क्या याद रखेंगे? कचटतप याद रखिए। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कचटतप, ठीक है। अब इनको आगे फिल कर लेते हैं हम। यहाँ भी लिख लेते हैं, गणनम लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? पंचमाक्षर क्या होगा? चलिए आगे लिख लेते हैं। क, ख, ग। बताओ, बोलो, आगे बोलते जाओ, हम भूल जाएंगे। बाज बड़ा चंगा, मर गए छंगा, फिर आगे हाँ, चले गए गंगा। अच्छा जजैया, छ, ज, झ, ञ, ठ, ड, ढ, न, थ, द, ध, न। इनको आप ऐसे भी याद रखिएगा। कैसे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लाइन से रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कचटतप, खचठथप, गजडतप, घसढधप और याननम, ठीक है। याननम ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो जब हम आपको इनका वर्गीकरण पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको प्रयत्नों के आधार पर, जब आंतरिक और बाह्य प्रयत्न की चर्चा करेंगे, ठीक है, तो उस आधार पर आपको अल्पप्राण और महाप्राण निकालना होगा। तो अल्पप्राण महाप्राण निकालने के लिए आपको ऐसे याद करना होगा, ना कि ऐसे।
है ना। हालांकि हम सूत्र ऐसे भी बता देते हैं कि इस तरीके से भी आप सूत्र याद रखिए, और ऐसे भी आप याद रखेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले क छ ट थ प, फिर ख छ ठ थ प, ख छ ठ थ प, फिर गजड़दब, गजड़दब, फिर गजड़धब, घा झा ढा धा भा। ठीक है, इसमें झनकार ज्यादा है। फिर ङैणनम। ठीक है, अब इसको पढ़ना है। ये देखिए यहाँ से 4 वर्ण तो आप आसानी से पढ़ ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो रहेंगे पंचमाक्षर आपके, इनको पढ़ने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। इसको कुछ लोग अंगा पढ़ते हैं, तो आप अंगा का दोनों तरफ का आ निकाल दो, आगे का और पीछे का दोनों तरफ का आ निकालोगे तो कितना बचेगा? बीच में जितना बचे उतना ही बोलना है आप। नहीं, ना नहीं बचेगा। गा बचेगा। जैसे गा की ध्वनि आप निकालते हैं, तो जिस स्थान से गा की ध्वनि उच्चारित करते हैं, जिस स्थान से भी गा की ध्वनि आप उच्चारित करते हैं, उसी स्थान से बोलने का प्रयास करें और ध्वनि नासिका से निकालें। तो क्या होगा? ना होगा। क्या होगा? ना। बोलिए ना। प्रयास करेंगे हो जाएगा, ना हो जाएगा। ना। का खा गा घा ङ, का खा गा घा ङ, ङ। अंगा कहते हैं ना, तो अंगा से ना कर लीजिए बस। का खा गा घा ङ, का खा गा घा ङ। इसीलिए हम इसको याद भी करते हैं ङणनम, ङ यणनम। ठीक है, ये ङ है, या है, तो इया कहते हैं आप लोग। इया से आगे की ई और पीछे का आ कम कर दो, बाकी जो ध्वनि निकलेगी, जो मेन है बीच वाली गुठली, वही निकाल लो। ठीक है, ऊपर ऊपर का इधर उधर का छिकला उकला फेंक दो, केला का छिकला फेंक के, और बीच का जो बचता है बूंदा वही ले लीजिए, वही आपके उपयोग का है। या हो जाएगा। ठीक है, न या। इसको भी नासिका से ही बोलना है। इसको कुछ लोग अड़ा बोलते हैं, कुछ लोग अड़ा बोलते हैं, कुछ लोग डा बोलने लग जाते हैं, गलत है। णा है, क्या है? णा। नासिका से बोलेंगे णा। रावण होता है, बोलेंगे बहुत से लोग रावण बोलते हैं, रावण है ना, रा बोल देते हैं, रा नहीं बोलते हैं, रावण कह देते हैं। क्या करना है आपको? रावण। लास्ट में नासिका का प्रयोग करना है। शुरू में 2 वर्ण यूं ही बोल जाने हैं बिना नासिका के, अंत में नासिका का प्रयोग करना है। आप समझिए इसको। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये तो आप कह रहे हैं वर्गीय, तो इसको चूंकि इसका लीडर कौन है इस वर्ग का, तो कवर्ग कह देते हैं। इसका लीडर कौन है? तो चवर्ग कह देते हैं। इसका लीडर कौन है? टवर्ग कह देते हैं। इसका लीडर कौन है? टवर्ग कह देते हैं। इसका लीडर कौन है? कवर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका लीडर जो होगा उसी के नाम से उस वर्ग का नाम बन जाएगा। जैसे आर्मी में जो लीड करता है, तो उसका चाहे कोड वर्ड दे दे तो टोली उसके नाम से बन जाती है, और चाहे तो उसके नाम से टोली बनाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ भी एक आर्मी है। ठीक है, हिंदी की आर्मी किसने बनाई है? पता नहीं सर। कामता प्रसाद गुरु जी ने। हिंदी के व्याकरणाचार्य कौन है? कामता प्रसाद गुरु जी हैं। ठीक है, और किशोरी लाल जी भी लिखते हैं, उनका भी व्याकरण खूब माना जाता है, लेकिन कामता प्रसाद गुरु हिंदी के व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। और संस्कृत के कौन है? पाणिनि। त्रिमुनि माने जाते हैं उसमें। कौन कौन? पाणिनि, पतंजल और कात्यायन। ठीक है, 3 मुनि माना जाता है। संस्कृत की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो गुरु जी उनका संस्कृत पढ़ाए रहे। हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी मीडियम के लोग, इतना हो गया। ये कौन से थे? स्पर्श व्यंजन थे। हम अंतस्थ व्यंजन की चर्चा करेंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखो इधर, हमारा नीचे पेज खत्म होने लगा है, इसलिए अभी इधर ले लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं ये बाद में बताएंगे, पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से होते हैं, किनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो य, र, ल और व, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें दिख रहा है क्या सर? हाँ, इसमें दिख रहा है सर। ठीक है, तो इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले कौन सी सा आएगी? छोटी आएगी कि बड़ी आएगी?
अब आगे से एक पे चिड़वा सा होता है। यहाँ भी कुछ लोग उच्चारण, इनमें तो भाई यारा लावा है, ठीक है, आप उच्चारण सही तरीके से कर लेंगे, लेकिन यहाँ उच्चारण करने में आपको दिक्कत होती है। शा और फिर क्या करेंगे, तो ये वाला सा लड़कियां तो खूब अच्छी तरीके से, लड़के भी अब तो बोलने लगे हैं कोई दिक्कत नहीं, लड़कियां बोल लेते हैं इसको। रिक्शा नहीं बुलाते, दो चीज बहुत फेमस है, एक तो भैया और दूसरा रिक्शा है। तो ये जो रिक्शा का जो सा है वही वाला सा है, ठीक है, तो आप रिक्शा वाला सा कह सकते हैं इसको। अब बोला कहाँ से आएगा, ये तालब पे सा होता है। ऐसा नहीं, ऐसे इस सा से नाम भी होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम तो पहचान तो यहाँ से हुई ना, आप शालिनी वाला कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। खैर देखिए यहाँ पे देखिए, ये तालव्य है, ठीक है, इसको समझिएगा, इसको तालव्य सा कहते हैं। क्या कहते हैं, तालव्य सा। तो तालव्य अगर आप ना भी कहें तब भी आप इसका उच्चारण सही तरीके से अगर कर लेते हैं तो सा आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या है, ताल से इसका उच्चारण होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। ताल है का दांत के ऊपर का जो कड़ा वाला भाग है, ठीक है, ये मैं बचपन में अम्मा मिठाई चिपका देती थी, वही वाला है। आज भी गुड़ चिपक जाता है ऊपर। हाँ चिपक जाता है, कुछ भी चिपकाना चाहो, चुंगम वंगम, वही वाला, वहां से आपको, अब वहां जबान लड़ानी नहीं है, ठीक है, जबान को थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ाओगे, ऊपर को की ओर इसलिए बढ़ाओगे ताकि जो वायु है, जो अंदर से ऊष्मा आ रही है, उसको ऊपर टकराना है, ऊपर लड़ाना है। इसलिए आप नीचे की जबान उठा लोगे, जो नीचे यहाँ स्टेप बन जाएगा, स्पीड में गाड़ी लेके आएंगे, उड़ जाएंगे सब, नहीं उड़ जाएंगे, तो स्पीड में गाड़ी वहां से छोड़े और यहाँ ऊपर उठा दिए, तब उनका उड़ना तो है, ये उड़ गए कहाँ, ऊपर लड़े ठंड से, हेलीकॉप्टर नीचे गिर गए धड़ा से, तो क्या, तब ऊपर लड़ जाएगा आवाज, आवाज वहां से टकरा कर फिर बाहर निकलेगी, तो शा होगा, ठीक है, समझिए, शा। जैसे सीटी बजाते समय आप जबान थोड़ा टेढ़ी कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे आप आगे जबान बढ़ाइए और फिर कहिए शा, ठीक है, तो ये हो गया रिक्शा वाला शा। अब इसकी बात करेंगे, ये सा कैसे बोला जाएगा। इसको कुछ लोग षटकोण वाला सा बोलते हैं, कुछ लोग खटकोण वाला सा बोलते हैं, कुछ लोग पेटचिरी सा बोलते हैं, ठीक है, जो भी बोलते हो, ठीक, हाँ है, ये क्या मूर्धन्य सा, क्या है, मूर्धा से बोला जाने वाला, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, वही वाला सा है। मूर्धा होती कहाँ है, हाँ, जबान जो है ना, जबान जहाँ जुड़ी है उस जगह पर आप देखें जहाँ पर एक ढक्कन आपको दिखाई देगा, मुंह फैलाओगे बड़ा सा, कौवा, हाँ, तो उस जगह का जो वो कोमल भाग है ना, वो आपका क्या है, मूर्धा रहेगा, तो उस जगह से इसका उच्चारण होता है, वही इसको हम बोल लेते हैं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आवाज वहां कैसे टकराएंगे, तो आगे की जबान ऊपर को फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा, है कि नहीं, ऊपर की ओर घुमाएंगे तो हवा आगे टकराएगी, वहां टकरा के निकलेगी, तो क्या कहेंगे, शा, ठीक है, शा बोलेंगे। इसलिए अब इसकी ध्वनि जब शा बोलते हैं तो खा जैसे ध्वनि निकलती है, तो कुछ लोग इसको खा कहने लगे हैं, और अवधी भाषा में खास तौर से इसका प्रयोग खा के लिए किया जाता है। अवधी भाषा में जहां कहीं लिखा होता है तो ऐसे लिखा रहेगा, तो विशेषी, तो ये समझ में आ गया सा आपको। अब इसकी बात करेंगे, ये है दंती सा, इसका उच्चारण दांत से होता है, कहां से, दांत से होता है इसका उच्चारण। मतलब ये है कि ध्वनि आपकी कहाँ टकराएगी, दांत में, सा बोलना है, ठीक है, साधारण सा। तो 3 प्रकार के सा हैं, शा, शा, सा, शा, शा, सा, फिर हा, ठीक है। उच्चारण स्थान आपको बताएंगे तो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, इतने मिटाना है। अब इसके बाद आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन, आपको देखते होंगे तो आप कहेंगे कि सर आपने हमको 3 प्रकार लिखवाए हैं, और प्रकार में आपके हो जाएंगे कितने, 4 प्रकार हो जाएंगे, ये तो संयुक्त व्यंजन तो आएगा ना, तो काहे उसको इसका प्रकार नहीं बताया, बताओ सर। वो 2-3 थोड़ा जोड़ के बनता है, इस वजह से वर्णमाला में उसको लिख देते हैं, जबकि आपको मैं बता दूं कि वो है इसका एक अन्य प्रकार। जब इसका वर्गीकरण करते हैं, इसके भेद ढूंढते हैं व्यंजनों के, तो हमको द्वितीय व्यंजन भी मिल जाता है, हमको क्षिप्त व्यंजन भी मिल जाता है, हमको स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, ऊष्म संघर्षी, ये सारे व्यंजन मिल जाते हैं। ये सब हम आपको इसके बाद में
विधिवत बता देंगे। तो फिलहाल आप इस चीज को जान लीजिए। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, इनके वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। छात्र ग्रह में आप देख लीजिए एक बार, क्या है संयुक्त व्यंजन। तो अभी भी कुछ लोग हमको जो है बोलते हुए मिल जाते हैं छतरंगियां, आया छत रंग गया। तो ये होता है क्षा, ये होता है त्र और ये होता है ज्ञा। एक और आपको मिल जाएगा श। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन है और इनको इनकी गणना व्यंजनों में नहीं की जाती है। व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? व्यंजन कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर 33 व्यंजन। 11 स्वर और 33 व्यंजन। संस्कृत में भी 11 स्वर और संस्कृत में 9 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 34 होते हैं, जबकि एक डबल हो जाता है इसलिए उसको डबल को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एक कई बार माना जाता है, हाँ डबल हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो वो भी 33 हो जाता है संस्कृत में। लेकिन संस्कृत में स्वर कितने माने जाते हैं? और 9 क्यों माने? अगर हम डबल कर जैसे इसमें किए हैं तो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, वहां तो और एक एक्स्ट्रा हो जाता है, ली एक्स्ट्रा हो जाता है वहां पर, इसलिए 9 रहते हैं। तो यहाँ से ये बड़ा वाला जो है गायब कर दीजिए तो संस्कृत का हो जाएगा। वहां ये आ लिख देते हैं और दोनों कॉमन हो जाता है उसी में। आ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। क्षा कैसे बना है आप पुराने बताएं? का और क्षा, क्षा कहिए का और क्षा। तो अब पता चल जाएगा कौन सी सा है, कौन सी सा होगी। का और जा होगा ना। परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी कि क्षा किन 2 व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। और त्र ता और रा के मेल से बना, बिल्कुल सही। जी हाँ, इसका उच्चारण सही कर लीजिए, अपने आप से पता चल जाएगा। ज्या, तो जायार है ना, ज्या जैसे कहेंगे अब जाया हो जाएगा। ठीक है, तो जा और यहाँ से मिलकर बना हुआ है श। तो श और रा। ठीक है, एक और यहाँ पर आप देख लीजिए, जब आप श्रृंगार लिखते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई पड़ता है। श्रृंगार में एक बिंदु हम हटा देते हैं तो फिर इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। तो ये शाह है और इसके साथ में हम री जोड़े हुए हैं। ठीक है, ये संयुक्त में कम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, स्वर का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त व्यंजन नहीं है ये। कोई कहे आपसे, कोई बात करे तो संयुक्त व्यंजन में अगर आपसे कह दे कि संयुक्त व्यंजन में ये भी आ जाएगा, जैसे श्रा आ गया तो ये नहीं आ सकता है। तो श्रा के साथ क्योंकि व्यंजन जुड़ा हुआ है रा, और यहाँ पर सिर्फ श्रा व्यंजन है, उसके बाद तो स्वर है। तो जब व्यंजन के साथ स्वर लगता है तो व्यंजन रहता है कि संयुक्त हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये संयुक्त नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये जो श्रा है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ठीक है, चार्ट को आपको दिखा दिया गया। अब आप काउंट कर लेंगे तो 52 जो वर्ण आपके माने गए हैं वर्णमाला में, 52 आपके निकल आएंगे इससे। 2 और अभी यहाँ पर आ जाते हैं। कौन कौन से? इनको क्या कहा जाता है? डाढ़ा नहीं कहा जाता है, डाढ़ा तो हो चुका है वहां। डाढ़ा, बिल्कुल, वेरी गुड। क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त। ठीक है, क्या होता है? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त मतलब क्या होता है? उत माने ऊपर के, क्षिप्त माने फेंके गए, छेपे गए। क्षिप्त माने क्या होता है? छिपना। क्षिप्त माने क्या होता है? गांव नहीं सुने हैं? जो लोग गांव संबंध रखते हैं उनको पता होगा छिपना क्या होता है। ऐसे लेके छेप दो, समझे? छिपना चिपकाना, ऊपर की ओर फेंकना, ऐसे कह सकते हैं। तो हाँ, ऐसे उठा के छेप देते हैं ना, वही। और जब मसाला सला ये आते हैं ना प्लास्टर करने, वो छेपते हैं, समझे? वही छिपता है, चिपकाना,
ऊपर की ओर चिपकाना। तो ऊपर की ओर जैसे सूप में चावल वगैरह लेकर के, गेहूं वगैरह लेकर के ऐसे फटक देते हैं, वही फटकना रहता है। जबान भी आप ऐसे फटकिएगा, फिर उसको बोलना हो। ठीक है, कोई परिभाषा नहीं समझिए आप, परिभाषा पूछी नहीं जाएगी परीक्षा में। उचित व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनकी पहचान आपसे पूछी जाएगी। तो जहां नीचे डा के नीचे बिंदु हो, डा के नीचे बिंदु हो तो ड़ा हो जाएगा, और ढा के नीचे बिंदु हो तो ढ़ा हो जाएगा। ड़ा ढ़ा ड़ा ढ़ा। तो लड़का वाले में इसका प्रयोग करेंगे ड़ा का, और पढ़ाई वाले में ढ़ा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उच्चारण सीखेंगे तभी आपको सब समझ में आएगी बातें, और ये तो समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले हम स्वर का कर लेते हैं वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाएगा? तीन आधारों पर किया जाएगा। देखिए वैसे तो मूल रूप से अगर स्वरों का हम पूछेंगे स्वर कितने भागों में बांटे जा सकते हैं, तो 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे आपके? तो हो जाएगा आपका, तो इसको हम मात्रा के आधार पर कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? मात्रा के आधार पर। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं, और चाहो तो आपको एक साथ में लिखवा देते हैं। क्या करेंगे? पहले स्वरों का वर्गीकरण हेडिंग डालेंगे। क्या कहेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। तो आप देखिए, मात्रा के आधार पर उच्चारण की मात्रा के आधार पर। तो इसके लिए संस्कृत में एक श्लोक दिया गया है, वो श्लोक तो खैर आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। श्लोक याद कर ले तो बहुत इजी हो जाता है। एक मात्रो भवेदृश्यो, एक थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ा पढ़ लीजिए। एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, एक मात्रा वाला ह्रस्व कहलाता है। ठीक है, द्वि मात्र को दीर्घ उच्यते, जिसमें द्वि मात्रा हो दीर्घ कहलाता है। एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, द्वि मात्र को दीर्घ उच्यते। और त्रिमात्र, 3 अगर मात्राएं हैं, भवेद प्लुतो गेयो, त्रिमात्र को प्लुतो प्लुतो गेयो, और व्यंजनम चार्थ मात्र का, व्यंजन होगा तो आधी मात्रा का मात्रा के लिए कहा गया है। तो प्लुत कितनी मात्रा का होता है? ठीक है, त्रिमात्र को प्लुतो गेयो, 3 मात्रा वाले को प्लुत गेयो माने समझना चाहिए, मानना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक, तो आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पढ़िए, मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला आप देख लीजिए, ह्रस्व स्वर। अब ये आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी आपको थोड़ा देखना होगा कि हा इसमें आधा रहेगा कि रा पूरा रहेगा, रा आधा रहेगा, क्या आधा रहेगा बताओ। इस यहाँ ये क्या लगा हुआ है हा में? आप देखिएगा ये हा बनता है इस तरीके का, ठीक, ऐसे बनता है, और यहाँ एक तो निशान लग जाता है, तब ये होता है ह्रस्व। ऐसे लिखा, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से व्यंजन हैं? फटाक से उत्तर नहीं आ रहा, आप बताइए, नहीं आ रहा ना? सुनिएगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा, हा तो है ये है, तो हा हो जाएगा आधा और इसके साथ है रा, ठीक है। एक सूत्र हमारा याद रखिएगा हमेशा के लिए, जो नीचे है वो पूरा है, जो ऊपर है वो आधा है। और कैसे इस बात को कैसे अपने दिमाग में बैठाएंगे? मान लीजिए कि गांव में हैं आप,
पापा मेला वाला पहले काम बहुत होता है। पापा गए मेला देखे, तो अब बच्चे को नाच नहीं दिख रहा है, झूला नहीं दिख रहा है, बच्चा छोटा है, तो बच्चे को क्या किए, कंधे पर बैठा लिए, लेके दिखा रहा है मेला। तो जो छोटा है, जो आधा है, वो कहाँ है, और जो पूरा है, जो समर्थ है, वो कहाँ है। मान लो लंगड़ा व्यक्ति को आप सहारा दे रहे हैं, तो उसको अपने कंधे पर रखेंगे ना, उसके नीचे आप रहेंगे कि उसको अपने नीचे रखेंगे, कहाँ रखेंगे उसको। तो जो ऊपर है वो कितना है, और जो नीचे है वो कितना है, ऐसे समझिएगा। चाहे जहां हो, चाहे जो वर्ण लिखा हुआ हो, आप कोई भी वर्ण ले लीजिए। मान लीजिए कि ऐसे ले लेते हैं, तो अब दिख आपको पूरा कौन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप परिभाषा याद रखिए कि जो ऊपर है वो आधा है, जो नीचे है वो पूरा है। गाना है, जो नीचे है वो पूरा है, जो ऊपर है वो आधा है। अब चाहे जो कुछ हो, चाहे जहां हो, जो ऊपर है वो आधा है, जो नीचे है वो पूरा है। ऊपर क्या है, ऊपर है क्या, रा है, ठीक है। तो रा कितना है, आधा रहे। ये बेचारे साथ हमारे ऊपर खोपड़ी चढ़ के बैठ गए कि चलो लिए चलो हमको, है ना, तो ये ऊपर चले गए। जो आधा किराया देता है, बस वाले लोग ऊपर लेके जाएंगे। पहले ट्रेन पे लोग बिना किराए चढ़ जाते थे, कहाँ चढ़ते थे, ऊपर, क्योंकि पैसा नहीं लाते थे। ये टिकट वो नहीं लाता तो ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। ट्रेन चली जा रही है, समझ में आ गई बात आपको। जो आधा है वो ऊपर है, जो पूरा है वो नीचे है, क्योंकि सामर्थ्यवान हमेशा नीचे से ही आपको ताकत देगा, बल देगा, समझ रहे हैं। इसीलिए जो आपको बल देने वाले होते हैं हमेशा नीचे ही रह जाते हैं। जैसे आपके माता पिता कह लीजिए, आपको आगे बढ़ाते बढ़ाते वो दब के रह जाते हैं नीचे, तो आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आप समझ पाए, लेकिन इतना आपको समझना है कि जो ऊपर रहेगा वो आधा रहेगा, जो नीचे रहेगा वो पूरा रहेगा। अब आगे पीछे की भी चर्चा कर लेते हैं कि पहले कौन रहेगा, बाद में कौन रहेगा। तो आप सोच लीजिए कि पिताजी बच्चे को कंधे पर बैठा के दिखा रहे हैं मेला, आप दूर से देखेंगे सबसे पहले किसको देखेंगे, तो जिसको सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले उसी को लिखेंगे। मान लीजिए वर्ण विच्छेद करने को आपसे कह दे ये कर्म लिखा है और इसका आप वर्ण विच्छेद कर लीजिए, तो आप सोचोगे कि माँ के पहले रा लिखी, रसो रा के पहले माँ लिखी, सोचना पड़ेगा ना आपको। तो कैसे करिएगा, सबसे पहले जो दिखे सबसे पहले उसको लिखो। सबसे पहले हमको दिख रहा है फलाने, इनको तोड़ देंगे तो इसके साथ में हम जानते हैं कि ये लगेगा तभी पूरा होगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम सोच में पड़ जाएंगे किसको पहले लिखें, तो इनको देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, और है कितना, ठीक है, माँ आएगा। ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद, क्लियर हो गया। जो पहले दिखेगा वो लिखा भी पहले जाएगा। और एक चीज है आपको बता देता हूँ, वो पढ़ा भी पहले जाएगा, ये भी एक बात है। जो ऊपर है वो पहले आएगा और जो नीचे है वो बाद में आएगा, ठीक है। लाठी डंडा पड़ेगी सबसे पहले ऊपर वाला चुटाएगा, नीचे वाला चुप बैठा रहेगा, है ना, मार पाओगे उसको, नीचे चुपो चुपो निकल जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, ऊपर वाला आएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात। अब भूलेगा तो नहीं कि भूल जाएगा, जो कोई भूले कसम, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर, अब ह्रस्व में आपको पता चलेगा कि ह्रस्व में जो रा है इसमें क्या है, आधा क्या है, पूरा क्या है, है क्या, तो नीचे रा है, रा पूरा, और ऊपर हा है, तो हा कितना है, भले ही बेचारा पूरे दिखाई दे रहे हैं ऊपर से, लेकिन हाँ ही कमजोर, ठीक, हाँ कोकले, अगर ये सहारा ना दे तो ये गिर जाए, समझे, ये चीज है। तो अब ध्यान रखिएगा कि जब ऊपर ज्यादा दिखाई दे समझ लो कि नीचे कुछ लगा है। मतलब जो आगे बढ़ जाते हैं बिना सहारे के आगे नहीं बढ़ते हैं, समझिएगा। जिनको सहारा मिल जाता है वही आसमान चढ़ते हैं, और जिनको सहारा नहीं मिलता है बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते, है ना, दबाए रखते हैं हमको सब लोग। तो देखिएगा वह स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का काल लगता है, समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। लिख लीजिए वह स्वर, कब ये नोट्स लिख लो यार। तो आप एग्जाम कौन सा लगा है, एसआई का एग्जाम आपका लगा है, आपको तो पहले से पढ़ना चाहिए था उसके लिए, क्योंकि उसमें एसआई के लिए तो बहुत बड़ा सिलेबस रहेगा। भले ही पूछा कम क्वेश्चन जाता है,
ठीक है, लेकिन सिलेबस बड़ा है इसका, रस छंद वगैरह भी पूछा जाता है ना उसमें। हाँ मेरा उससे भी पहले लगा हुआ आप इसको देख लीजिएगा, 3 घंटा क्लास है तो मजा आती है। यस सर। है। क्या होगा? संडे हाँ एक मात्रा का समय जिन स्वरों के, थोड़ा उल्टा होगा समझ लीजिएगा इसको, स्वरों के जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। हाँ उच्चारण में लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो आप इस तरीके से एक परिभाषा और दो परिभाषा और लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। लिख लोगे? बताओ, लिखाना तो नहीं पड़ेगा हमको, परिभाषा लिख लोगे ना? अच्छा, दीर्घ स्वर की पर अब यहाँ पर एक उदाहरण भी लिख लीजिएगा। उदाहरण क्या लिखोगे? जैसे, अब जैसे कर लीजिएगा, तो जैसे में क्या होगा? ये आपके 4 जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। 4 क्या हैं? ह्रस्व स्वर है। और बाकी के जितने 11 में से जितने भी स्वर मिलेंगे आपको वो क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। तो लिख लीजिएगा परिभाषा, दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, ऐसे पढ़ सकते हो, या फिर ऐसा करो कि 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का काल लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो बाकी के सारे 7 स्वर, 7 4 11 होता है ना, 4 निकाल दीजिए, 7 बचेंगे, तो बाकी के 7 क्या हो जाएंगे आपके? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और उनमें भी डिफरेंस रहता है, अंतर रहता है, मैं आगे अंतर बता दूंगा। और फिर प्लुत स्वर लिख लीजिएगा। प्लुत स्वर एक ही आपको देखने को मिलता है, ओम। ठीक है, ओम होता है वो प्लुत रहता है, बाकी प्लुत नहीं है। और प्लुत का प्रयोग कब करते हैं? किसी को हिंदी में प्लुत का प्रयोग होता नहीं, हिंदी में प्लुत का प्रयोग सिर्फ किसी को पुकारने के लिए होता है, याद रखिएगा। जैसे राम कहना है, जब पुकारते हैं तो राम के रा पे जोर दे देते हैं तेज। क्या करते हैं? राम, मोहन को नाम मोहन, यहाँ आपका प्लुत हो जाता है, बाकी प्लुत नहीं है हिंदी में। संस्कृत में प्लुत का प्रयोग होता है। ठीक है,